ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 525 और 525 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र है स्वपक्ष दोषाच। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है कृष्ण प्रसक्ति अधिकरणम। और निरवय ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला ब्रह्म समन्वय इस अधिकरण का विषय है। और पूर्व पक्षी ने जो दोष दिखाए थे कि यदि जगत के प्रति कारण ब्रह्म निरवय है तो उसकी कृष्ण प्रसक्ति माननी पड़ेगी, तब अवशिष्ट कुछ नहीं बचेगा, एक बात। और यदि इस दोष को निवारण करने के लिए जगत के प्रति जो ब्रह्म कारण है वह निरवय नहीं सावयव मानेंगे, तो उस ब्रह्म को निरवय प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का बाध होगा। इस प्रकार के दोष दिखाए थे पूर्व पक्षी ने, किंतु सिद्धांतियों ने 27 नंबर के सूत्र में उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का निराकरण कर दिया। और फिर आगे 28 नंबर के सूत्र में स्वप्न दृष्टा और उस स्वप्न दृष्टा के ऊपर प्रतीत होने वाला समस्त स्वप्न प्रपंच, इसका दृष्टांत लेकर और बात को पुष्ट कर दिया कि ब्रह्म निरवय भी है और उसकी कृष्ण प्रसक्ति संपूर्ण रूप से परिणाम होता, यह भी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति इस प्रकार का प्रतिपादन कर रही है ब्रह्म का, वैसा ही मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, वेदांत मत में परिणामवाद नहीं है, विवर्तवाद है। और विवर्तवाद में यह सब बात संभव है कि साक्षी दृष्टा स्वप्न दृष्टा ज्यों का त्यों अपनी स्थिति में रहता हुआ भी प्रतीत होने वाले स्वप्न प्रपंच के लिए उपादान कारण है, जिसको हम लोग कहते विवर्त उपादान कारण है। अर्थात माया के द्वारा कल्पित जो रूप आदि भेद है, नाम रूप वगैरह सब, तो उससे परिणाम है। और स्वरूप दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वही ब्रह्म निरवय है, सच्चिदानंदघन ज्यों का त्यों है। अतः वेदांत पक्ष में कोई दोष नहीं आता है। तो वेदांत पक्ष में जो दोष अन्य दार्शनिकों ने दिखाए उनका तो निराकरण वेदांतियों ने कर दिया, किंतु जिस प्रकार के दोष उन्होंने वेदांत मत पर बताए, कृष्ण प्रसक्ति और निरवयत्व व्याकोप, वही दोष सब उन लोगों के पक्ष में भी आते हैं जिन्होंने आरोप किया है। अर्थात प्रधानवादी के मत पर, अनुवादी के मत पर भी वे दोष आते हैं। और यदि जो दोष तुम हमारे लिए दे रहे हो वेदांत मत के ऊपर, वही दोष यदि तुम्हारे मत में भी आ रहे हो तो हमारे लिए क्यों दोष दिखा रहे हो तुम, ये बात आ जाएगी। दूसरी बात, हमने तो आपने दिए हुए दोषों का निराकरण कर दिया, किंतु आप जो प्रधानवादी अनुवादी है उन दोषों का निराकरण भी नहीं कर सकते हैं। अतः हमने जो बताया ब्रह्मवाद, ब्रह्म कारणवाद, वही सही है। अतः ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है, इस बात को बताना है। तो इसी बात को बताने के लिए, अर्थात जिन्होंने वेदांत मत पर दोष दिए उनके मत में भी कैसे दोष है, इस बात को दिखाने के लिए यह सूत्र आ रहा है 29 नंबर का। इस सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है स्वपक्ष दोषाच। तो चल लिखते हैं फिर सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर किंच किंच कृष्ण प्रसक्त्यादीनां सांख्यादि पक्षे अपि दोषत्वात्
दोषत्वात् न अस्मान् प्रति उद्भावनीयत्वम् अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यश्चोभयोः समो दोषः, श्लोक है यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोपि तत्समः, पूर्ण विराम। उत्तरार्ध नैकस्तत्र नियोक्तव्यस् तादृगर्थ विचारणे, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए जो दोष दोनों मत में समान हैं, और उनका परिहार भी समान ही है, उसके विषय में केवल एक पक्ष वाले से पूछना उचित नहीं है। कौंस बंद। इति न्यायात् इति आह सूत्रकारः स्वपक्षेति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर स्वपक्ष दोषाच्च 2:1-29 पदच्छेद स्वपक्ष दोषात् च। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है च बराबर अपि अर्धविराम। आगे स्वपक्ष दोषात् प्रतीक स्वपक्ष दोषात् बराबर सांख्यादीनां पक्षे अपि अस्य दोषस्य सत्वात् तथा ही निरवयवम् अपरिच्छिन्नम् शब्दादिहीनम् प्रधानम् अर्धविराम। सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणम् अभ्युपगच्छतां सांख्यादीनां पक्षे अपि
कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोषः कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोषः समानः भवति। समानः भवति पूर्णविराम। आगे सत्वरजस्तमसां गुणानां अवयवत्वेन सावयवत्व स्वीकारे अनित्यत्वादि दोष प्रसक्ति स्यात्। पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर परमाणु कारणवादी पक्षे अपि परमाणुद्वय संयोगेन क्रमशः द्यनुकादि सर्ग अभ्युपगमे संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे दृष्टविरोधः अर्धविराम। अव्याप्यवृत्तित्वे सावयवत्व प्रसक्तिः अर्धविराम। निरवयवत्व व्याकोपादि दोषश्च समानः एव। आगे नीचे के पंक्ति में अनादि अनिर्वचनीय माया शक्ति योगात् निरवयवस्य ब्रह्मणः अर्धविराम। सावयवस्य प्रपंचस्य उपादानत्वेन न ब्रह्मवादे कश्चन दोषः इति उपपन्नः ब्रह्म कारणवादः। ठीक, देखो भाई यार, तो सूत्रावतरण लिखा है किंच, और क्या, तो कृत्स्न प्रसक्त्यादि नाम सांख्यादि पक्ष अपि दोषत्वात्, तो संपूर्ण रूप से परिणाम होगा इस प्रकार के दोष सांख्यादि मत में आ जाते हैं। इसलिए न आसमान प्रति उद्भावनीयत्व, इसलिए वेदांती कहते कि यदि तुम्हारे सांख्य मत में भी वो दोष आ सकते हैं, तो केवल हमारे लिए उन दोषों का उद्भावन करना ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है,
क्योंकि एक न्याय है, नियम श्लोक में लिख के दिया है, यश्च उभयो समो दोषः परिहारोपि तत्समः। तो जो उभयो दोनों पक्षों में समान दोष हो और उसका परिहार भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में तत्र एकः नियोक्तव्यः न तादृगर्थ विचारणे, कि तादृग अर्थ विचारणे तत्र एकः नियोक्तव्य न, उस प्रकार के अर्थ का विचार करने में एक पक्ष में ही वो दोष देना, यह बात ठीक नहीं है। ये बोल दिया वेदांतियों ने सांख्यों से, क्योंकि तुम्हारे मत में भी वो दोष आ रहा है, फिर हमारे मत में क्यों उसका उद्भावन करना, ये ठीक नहीं है। इसी न्याय से सूत्रकार बता रहे हैं कि सांख्य मत में भी कैसे दोष आते हैं करके, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया, फिर उसका पदच्छेद हुआ, स्वपक्ष दोषात च, फिर पदार्थोक्ति में बता रहे हैं च कर्त कर दिया अपि, और आगे प्रतीक स्वपक्ष दोषात, मतलब सांख्यादि नाम पक्ष अपि अस्य दोषस्य सत्वा। जो दोष सांख्यों ने वेदांत मत के ऊपर दिया, क्या कि उन्होंने कहा था सांख्यों ने, हे वेदांती तुम्हारे मत में जगत के प्रति ब्रह्म कारण है और वह ब्रह्म निरवय है, श्रुति बताती है। तो निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत मानेंगे तो कृष्ण परिणाम मानना पड़ेगा, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा, तब मूल कुछ बचेगा नहीं, एक बात। और यदि सावयव ब्रह्म का परिणाम जगत मानेंगे, इसका मतलब कुछ अंश का परिणाम हो रहा है, कुछ अंश का नहीं, तो ब्रह्म जगत से अतिरिक्त भी बच जाता है, शेष रहता है, तब तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा। किंतु निरवयवत्व व्याकोप, अर्थात श्रुति ने जो ब्रह्म को निरवयव करके बताया है उसका बात होगा। दूसरी बात, सावयव ब्रह्म तुमने माना जगत के लिए कारण, और जो सावयव होता है वो अनित्य होता है, तो ब्रह्म अनित्य होने लगेगा। इस प्रकार के दोष उस सांख्यों ने वेदांत मत पर दिए थे। अब बोल रहे हैं कि यही सब दोष सांख्य मत में भी आते हैं। कैसे आते हैं उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति के द्वारा। तो क्या कहता है सांख्यों का सिद्धांत क्या है वो पहले बता रहे हैं, फिर उनके मत में दोष कैसे आते हैं वो भी बताएंगे। तो कह दिया कि निरवयवम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम। प्रधानम इसके तीन विशेषण, सांख्यों ने जो प्रधान माना है वो कैसा है, निरवयव है एक बात, अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक है दूसरी बात, और शब्दादि गुणों से रहित है, ऐसा है प्रधान। और वह प्रधान जगत के लिए कारण माना है सांख्यों ने। जिस जगत के लिए कारण माना है वो जगत कैसा, तब बता रहे हैं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमत कार्यस्य। तो प्रधान का कार्य जो महत्त्वाधिक है वे सब जगत कार्य सावयव है, परिच्छिन्न है और शब्दादिक से युक्त है। ऐसे कार्य के प्रति उस प्रधान को कारण माना है। तो कारणम अभ्युपगच्छताम सांख्यादीनाम पक्षे, इस प्रकार के कारण को स्वीकार करने वाले सांख्यादि के मत में भी पक्षेपि कृष्ण प्रसक्त्यादि दोष समान भवति। उन पूछेंगे उस सांख्यों को क्या कि हे सांख्य तुम क्या महत्त्वादि जगत के प्रति प्रधान को कारण मान रहे हैं और वो प्रधान निरवय है तुम्हारे मत में। तो निरवय होने के कारण उस प्रधान के कुछ अंश का परिणाम होता है कार्य के रूप में, कुछ अंश का नहीं, ऐसा बोल नहीं पाओगे क्योंकि वो निरवय है। तब संपूर्ण प्रधान का परिणाम मानना पड़ेगा कार्य के रूप में, और ऐसा जब होगा तो मूल कारण प्रधान कुछ बचेगा नहीं, एक बात वही दोष आया। अच्छा, यदि कहोगे सांख्य तुम उस प्रधान के कुछ अंश का परिणाम जगत के रूप में होता है और कुछ अंश का परिणाम नहीं होता है, इसका मतलब फिर तो सांख्य लोग तुम्हारा सिद्धांत खंडित हुआ, क्योंकि तुम कहते प्रधान निरवय है और प्रधान को सावयव मानने लग गए। और दूसरी बात, सावयव मानोगे तो जो सावयव होता है वो अनित्य होता है, जबकि तुम प्रधान को नित्य कहते हो, और यदि सावयव मानोगे तो अनित्य हो जाएगा। अतः जो दोष तुम सांख्य लोगों ने हमारे वेदांत मत के ऊपर दिए वे सभी दोष तुम्हारे सांख्य मत में भी आ रहे हैं।
ये बोल रहे। देखिए, तो सांख्यादीनां पक्षापि कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोष समानः भवति। आगे, सत्वरजस्तमसां गुणानां अवयवत्वेन सावयवत्व स्वीकार्य। कदाचित सांख्य बोलेंगे कि प्रधान के 3 अवयव है, सत्व रज तम, और अवयव से युक्त होने के कारण सावयव हो गया प्रधान, तब तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा। तब बोल रहे ठीक है, प्रधान को सावयव मानोगे तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा, किंतु प्रधान तुम्हारा अनित्य सिद्ध होगा, इसका क्या दोस्तों, किसी पक्ष कैसा भी मानोगे तो आएगा ही आएगा। वही कह रहे, सत्वरजस्तमसां गुणानां अवयवत्वेन, उनको अवयव मानकर सावयवत्व स्वीकारे प्रधान को। सत्वरजस्तमसां गुणानां अवयवत्वेन सावयवत्व स्वीकारे अनित्यत्वादि दोष प्रसक्ति स्यात्। ये सब दोष। अच्छा, तो सांख्य मत पर भी वही दोष आ रहे। जो लोग जगत के प्रति कारण न तो ब्रह्म को मानते हैं न प्रधान को मानते हैं, किंतु मानते अणु को, परमाणु को, उनके मत में भी ये सब दोष आते हैं। वही बता रहे आगे, परमाणु कारणवादी पक्षे अपि, जगत के प्रति कारण परमाणु है ऐसे मानने वाले के पक्ष में भी, मत में भी क्या उनका प्रक्रिया यह है परमाणुवादियों की, आरंभवाद। तो 2 परमाणु का संयोग होता है, उससे द्विनुक बनता है, और इस प्रकार के 3 द्विनुक एकत्र आते हैं तब त्रसरेणु बनता है। ये उनकी प्रक्रिया। और जिन परमाणुओं से द्विनुक बनता है वे परमाणु, उन परमाणुओं को उन्होंने निरवयव माना है। अर्थात त्रणुक जैसे द्विनुक अवयव द्विनुक है, द्विनुक के भी अवयव है परमाणु, किंतु परमाणु के कोई अवयव नहीं, अर्थात परमाणु निरवयव हुआ। तब उनको पूछेंगे कि उन निरवयव परमाणु से जगत उत्पन्न होता है या द्विनुकादि जगत उत्पन्न होता है, तब तो कृष्ण प्रसक्ति संपूर्ण परमाणु का मानना पड़ेगा, तो परमाणु कुछ बचेंगे नहीं। अच्छा, परमाणु को सावयव मानेंगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सावयव मानेंगे तो अनित्यत्व दोष आएगा, क्योंकि जो सावयव होता है वो अनित्य होता है। तो उस प्रकार के दोष अनुवादी के मत पर भी आते हैं। वही कह रहे, देखिए, परमाणु कारणवादी पक्षे अपे परमाणु द्वय संयोगेन, 2 परमाणु का संयोग हो जाने से क्रमशः द्विनुकादि सर्गाभ्युपगमे, सर्ग उत्पत्ति, द्विनुकादि की उत्पत्ति का स्वीकार करने पर पूछेंगे उसको, क्या भाई उन 2 परमाणुओं का संयोग व्याप्य वृत्ति है या अव्याप्य वृत्ति है? व्याप्य वृत्ति का मतलब संपूर्ण रूप से संयोग है उनका, या किसी अंश में संयोग होता है एक दूसरे का? तो वो कहेंगे व्याप्य वृत्ति संयोग है। तो व्याप्य वृत्ति संयोग जहां भी होता है वहां कोई स्थूलता आदि आती हुई देखने को नहीं मिलती है, तो दृष्ट विरोध होगा। जैसे आकाश, काल, आत्मा, इनका संयोग उन्होंने व्याप्य वृत्ति माना है, संपूर्ण रूप से संयोग माना एक दूसरे के साथ, और ऐसा संयोग मानने से उसमें तो कुछ स्थूलता आती नहीं है। तो परमाणु का संयोग परमाणु के साथ होकर द्विनुक होगा तो उसमें स्थूलता नहीं आएगी, और द्विनुक को भी अनुरूप से माना है उन्होंने, तो उनसे भी फिर आगे स्थूलता नहीं आएगी। ये सब दोष आएगा। ये बात क्रमशः द्विनुकादि सर्गाभ्युपगमे संयोग से व्याप्य वृत्तित्व दृष्ट विरोध, और उन संयोग को, 2 परमाणुओं के संयोग को अव्याप्य वृत्ति मानेंगे, एक अंश में संयोग होता है ऐसा मानेंगे, तब सावयवत्व प्रसक्ति, क्योंकि एक अवयव में संयोग, एक भाग का संयोग तब होता है जब अवयव माना जाता है, तो सावयवत्व सिद्ध हो जाएगा फिर परमाणुओं में। और परमाणु में सावयव मानेंगे तो तुम ही लोग अनुवादी परमाणुओं को निरवयव कहते, उसका खंडन हो जाएगा, अपने पक्ष का अपने द्वारा खंडन होगा। दूसरी बात, परमाणु अनित्य होने लगेंगे। ये दोस्तों अनुवादी के पक्ष में भी आते हैं। सावयवत्व प्रसक्ति और निरवयत्व व्याकोपादि दोषश्च, और निरवयत्व जो बताया है उसका व्याकोप होगा, अर्थात बाध होगा, ये भी दोष आएगा। ठीक, तो ये सब दोष समान है,
सांख्य के मत में भी दोष आते हैं, अनुवादी के मत में भी दोष आते हैं। कौन से दोष? कि जो दोष उन्होंने सांख्यादिकों ने वेदांत मत पर दिए थे। किंतु तुम्हारे मत में दोष आते वैसे हमारे मत में भी दोष आते हैं, अतः तुम हम समान हो तो चुप बैठो, ऐसी बात नहीं। हमारे मत में जो तुमने दोष दिया है वेदांत मत में, उसका तो निराकरण हमारे पास है, उसका उत्तर हमारे पास है। किंतु तुम्हारे मत में, सांख्यादिकों के मत में जो दोष, वही दोष आते हैं, उनका समाधान आपके पास नहीं है। अतः ब्रह्म कारणवाद ही निर्दुष्ट है, प्रधान कारणवाद या अनुकारणवाद निर्दुष्ट नहीं है। ये बात वही कह रहे हैं अंतिम में, अनादि अनिर्वचनीय माया शक्ति योगा। माया कैसी है? अनादि है, अनिर्वचनीय है। और ऐसी जो माया शक्ति के योग से निरवयवस्य ब्रह्मण, ब्रह्म स्वरूपतः परमार्थतः निरवय होने पर भी वो ये माया शक्ति के निमित्त से वो सावयव प्रपंच का कारण बन जाता है ब्रह्म। ये बात निरवयवस्य ब्रह्मण सावयवस्य प्रपंचस्य उपादानत्वेन, सावयव प्रपंच के लिए उपादान निरवय ब्रह्म भी बन जाता है। क्यों? माया शक्ति होगा, वही करे। इसलिए न ब्रह्मवादे कश्चन दोष, इसलिए ब्रह्म को कारण मानने वाले के मत में कोई दोष नहीं है। इति उपपन्न ब्रह्म कारणवाद, अतः ब्रह्म कारणवाद उपपन्न हुआ, सुसंपन्न हुआ। ये बात हुई। आगे चलिए, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करते हैं। तो पंक्ति को देखिए, परेशाम अपि एषः समानः स्वपक्षे दोषः। ठीक, थोड़ा अन्वय, परेशाम अपि, थोड़ा आगे जाकर स्वपक्षे, पीछे एषः अंतिम में, दोषः बीच में, समानः। अर्थ को देखिए भाई, तो कह रहे हैं परेशान अपि, परेशान मतलब पर, अन्यवादी, पूर्व पक्षी, सांख्यादि लोग, उनके परेशान अपि स्वपक्षे, उनके मत में, उनको भी अपने पक्ष में, उनके पक्ष में एष दोष समान, यह दोष समान है कि जो दोष उन्होंने वेदांत मत पर दिया वह दोष उनके मत में भी वैसा ही है। कैसे? तो वो दोष दिखाने के लिए पहले उनका सिद्धांत क्या है उस बात को बता रहे हैं आगे की पंक्ति में। तो प्रधानवादिन अपि ही इत्यादि पंक्ति, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है प्रधानवादिन इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण। तत्र प्रधानवादे दोष साम्यम वक्तुम तत्पक्षम अनुभाषते प्रधान इति। ठीक, देखो भाई, तत्र प्रधानवादे, प्रधान को कारण मानने वाले के मत में दोष साम्यम वक्तुम, दोष की समानता है इस बात को बताने के लिए पहले तत्पक्षम अनुभाषते, तत्पक्ष प्रधानवादियों का पक्ष, उनका सिद्धांत क्या है इस बात का अनुभाषण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं प्रधान इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, प्रधानवादिनः अपि हि निरवयवम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम अर्धविराम। आगे, सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमत कार्यस्य कारणम इति स्वपक्ष। यहाँ तक तो थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेते हैं। तो देखो भाई, दो शब्द छोड़कर आया है ही, तो वहां से पकड़ लिया ही, फिर उसके पीछे प्रधानवादिनः अपि, अंतिम का शब्द स्वपक्षः, फिर बीच वाला सब लेना है, निरवयवम अपरिच्छिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमत कार्यस्य कारणम इति।
देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि प्रधानवादिनः अपि, प्रधानवादी मतलब प्रधान ही जगत के लिए कारण है, ऐसे मानने वाले के मत में भी दोष आता है। तो उनका क्या सिद्धांत है, स्वपक्ष है, वो पहले बता रहे हैं। तो प्रधानवादी न अपि स्वपक्ष, प्रधानवादियों का स्वपक्ष अपना पक्ष क्या है, वे कहते हैं कि निरवयव मतलब अवयव रहित, अपरिचिन्न मतलब व्यापक, शब्दादिहीन शब्दादिक से रहित, प्रधान, ये प्रधान की विशेषण हुई, निरवयवम अपरिचिन्नम शब्दादिहीनम प्रधानम। फिर आगे वो प्रधान कारण है जगत के लिए। किस प्रकार का जगत, कि जो सावयव है, सावयवस्य परिचिन्नस्य शब्दादिमत कार्यस्य, कार्यस्य के कार्यस्य, इसके तीन विशेषण। कैसा कार्य, जो कि सावयव है, परिचिन्न है, शब्दादिक से युक्त है, अत्यंत विरुद्ध है कार्य कारण में। ऐसे कार्य के लिए कारण है कौन, प्रधान, उनके मत में प्रकृति कारण है। ठीक, ये बताया भाई उनका क्या सिद्धांत है, स्वपक्ष है। अब उस पक्ष में दोष दिखा रहे हैं आगे के पंक्ति में, तत्रापि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तत्रापि इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, दोष साम्यम अधुना दर्शयति, दोष साम्यम अधुना दर्शयति, दोष की समानता को अब दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो पंक्ति देखिए आगे, तत्रापि कृत्स्न प्रसक्ति ही निरवयवत्वात् प्रधानस्य प्राप्नोति, अर्धविराम। फिर आगे निरवयवत्वाभ्युपगमकोपः वा, और नैराम, थोड़ा अन्वय शुरू में, तत्रापि एक शब्द छोड़कर आगे, निरवयवत्वात् प्रधानस्य, फिर पीछे कृष्ण प्रसक्ति आगे प्राप्नोति, अंतिम वा, फिर उसके पीछे निरवयवत्वाभ्युपगमकोप। अर्थ देखिए भाई, तत्रापि उस सांख्य मत में भी, प्रधान कारणवादी के मत में भी क्या जी, निरवयवत्वात् प्रधानस्य, प्रधान निरवय माना है उन्होंने, और निरवय होने के कारण प्रधानस्य कृत्स्न प्रसक्ति, प्रधान का कार्य अव्यक्तादि जगत है, महतत्वादि जगत है, तो उस जगत के प्रति संपूर्ण रूप से परिणाम होता है प्रधान का, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रधान को उन्होंने माना निरवय, और निरवय का परिणाम बताते समय ये नहीं कह सकते कि कुछ भाग का परिणाम हो रहा है कुछ भाग का नहीं, क्योंकि वो निरवय है। सावयव पदार्थ के बारे में वो कह सकते हैं कुछ भाग का परिणाम हो रहा है कुछ भाग का नहीं हो रहा है, किंतु निरवयत्वात्, निरवय होने से प्रधानस्य कृत्स्न प्रसक्ति, कृत्स्न प्रसक्ति का मतलब संपूर्ण का परिणाम होगा, मानना पड़ेगा कार्य के रूप में, कृत्स्न प्रसक्ति ही प्राप्त होती। अच्छा, कृष्ण प्रसक्ति दोष न आवे, इसलिए कदाचित सांख्य लोग बोलेंगे कि हम प्रधान को निरवय नहीं मानते, सावयव मानते हैं, तो भी कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आने पर भी दूसरा दोष आएगा। क्या, तो निरवयवत्व अभ्युपगमकोप, क्योंकि सावयव मान रहे आप, कृष्ण प्रसक्ति दोष न आवे, इसलिए प्रधान को यदि तुम सावयव मानोगे तो निरवयवत्व है हमारा प्रधान, ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है उसका बाद होगा। दूसरी बात, सावयव मानने से अनित्यत्व आएगा, वही निरवयवत्वाभ्युपगम कोप, कोप व्याकोप बाद, बाद होगा। ये दोष दे दिया, समान दोष दिखाया, वेदांत मत पर जो दोष दे दे वो दोष सांख्य मत पर भी दिखा दिए, ये बात हो गई। अब आगे चलिए, ननु नैव तैहि निरवयवं प्रधानम अभ्युपगम्यते। अब कोई सांख्यों की बाजू लेकर, बात को लेकर शंका करेगा। क्या शंका कर सकता है सांख्य के पक्ष को लेकर? तो शंका रे ननु इत्यादि से, किंतु ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखते थोड़ा सा, प्रधानस्य निरवयवत्वे, प्रधानस्य निरवयवत्वे
कृत्स्न प्रसक्ति अर्धविराम सावयवत्वे च निरवयवत्वाभ्युपगम विरोधः निरवयवत्वाभ्युपगम विरोधः इति दोषद्वयं परिहर्तुं शंकते ननु इति शंकते ननु इति। देखिए भाई अर्थ तो प्रधान को निरवय मानेंगे तो कृत्स्न प्रसक्ति दोष और सावयव मानेंगे तो निरवयत्व का अभ्युपगम स्वीकार किया गया है उसका विरोध। तो दो प्रकार के दोष आ रहे हैं। तो इति इस प्रकार के दोषद्वयं परिहर्तुं दोनों दोषों का परिहार करने के लिए शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए ननु न एव तैहि निरवयवं प्रधानम अभ्युपगम्यते अर्धविराम। इतने का अर्थ देख लीजिए शब्दों का थोड़ा अन्वय। ननु तैहि प्रधानम पीछे निरवयवं और पीछे न एव अंतिम में अभ्युपगम्यते। हो गया ना। देखो भाई तो कोई कहेगा कि तैहि सांख्य की बाजू को लेकर बोल रहा है। तैहि सांख्य ही प्रधान सांख्य लोगों ने प्रधान को निरवयवम न एव अभ्युपगम्यते। सांख्य लोग प्रधान को निरवय मानते ही नहीं है। तुमने कैसा कह दिया कि सांख्य लोग निरवय मानते प्रधान को? तो सांख्य लोग प्रधान को निरवय नहीं मानते। कैसे? उसको स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणाः नित्याः तेषां साम्यावस्था प्रधानम अर्धविराम तैहि एव अवयवैहि तत्सावयवम इति। अर्थ देखिए भाई तो उन लोगों ने सांख्यों ने प्रधान को निरवय नहीं माना है। ऐसा कोई बोलेगा सांख्य की बात को लेकर। और कैसे सावयव माना है फिर उन्होंने निरवय नहीं माना है? तो करे सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण त्रयो गुणा। और वो तीनों गुण नित्य माने उन्होंने। ठीक है ना। गुणा त्रयो गुणा नित्या तेषां साम्यावस्था। और उन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसी का नाम है क्या? प्रधान। ये प्रधान का स्वरूप हुआ। फिर तैहि अवयवैहि वो जो अवयव है सत्व रज तम उन्हीं के द्वारा तत्सावयवम तत् प्रधानम सावयवम प्रधान सावयव है इति। इस प्रकार प्रधान को यदि सावयव कहते हैं सांख्याचार्य लोग। तो तैहि एव अवयवैहि तत्सावयवम इति लग गया। तो चलिए तत्सावयवम इति ये पंक्ति हुई। तो इस पर थोड़ी सी एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। प्रधानस्य च सावयवत्वे प्रधानस्य च सावयवत्वे एकदेशेन परिणामः अर्धविराम एकदेशेन च अवस्थानम् एकदेशेन च अवस्थानम् इति अंगीकारात् न कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोषावकाशः न कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोषावकाशः अस्ति इत्यर्थः।
कृष्ण प्रसक्त्यादि दोषावकाश अस्ति इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। प्रधानस्य च सावयवत्वे, प्रधान को यदि सावयव मानते तो एक देश न परिणाम, एक देश परिणाम होगा और एक देश से स्थित रहेगा प्रधान। एक देशेन च अवस्थानम इति अंगीकारात्, ऐसा अंगीकार करने से न कृष्ण प्रसक्त्यादि दोषावकाश, संपूर्ण प्रधान का परिणाम होगा, इस प्रकार का दोष नहीं आएगा। यह अभिप्राय हुआ पूर्व पक्षी का। ठीक है, ननु से लेकर यहां तक जो पढ़े हम लोग इस भाग का, तत्सावयवम इति, अर्थात कृष्ण प्रसक्ति दोष हमारे मत में नहीं आएगा, सांख्य मत पर ये उन्होंने बताया। तब आगे कह रहे हैं, उत्तर दे रहे उस सांख्य को वेदांती, न एवं जातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतः दोषः परिहर्तुं पार्यते। न का अन्वय पार्यते के साथ होता है, बाकी सब सरल है। एवं जातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृत दोष परिहर्तुं न पार्यते, मतलब बोला जा रहा है कि सांख्य, इस प्रकार सावयव तुम प्रधान को भले मान भी लो कि तीनों गुण है वही उनके अवयव है, अतः प्रधान सावयव है, तो भी एवं जातीय के न सावयवत्वेन, इस प्रकार सावयव प्रधान को मान लेने पर भी प्रकृत दोष, प्रकृत जो दोष दिया हमने कृष्ण प्रसक्त दोष, उसका परिहार नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। परिहर्तुं न पार्यते। लग गया जी। एक तो तीनों गुणों की साम्यावस्था मानना और उसको जगत के प्रति कारण मानना, यही बात गलत है। कैसे? तो ये जो पंक्ति है ना, न एवं जातीय के न इत्यादि, तो उसके पूर्व में थोड़ा सा लिखते हम लोग, तो लिखेंगे साम्यावस्था, साम्यावस्था गुणानां विकारः समुदायः वा, गुणानां विकारः समुदायः वा, प्रश्न चिन्ह। आद्ये आद्ये तस्याः न मूल प्रकृतित्वम्, तस्याः न मूल प्रकृतित्वम्, अर्धविराम, विकारत्वात्, पूर्ण विराम। आगे द्वितीय, द्वितीय प्रपंचाभावः समुदायस्य, प्रपंचाभावः समुदायस्य अवस्तुत्वेन मूलाभावात्, अवस्तुत्वेन मूलाभावात्, पूर्णविराम। अथ निरवयवाः गुणाः एव, निरवयवाः गुणाः एव विविध परिणामानां, विविध परिणामानां प्रकृति इति चेत्, प्रकृति इति चेत्, अर्धविराम, तर्हि कृष्ण प्रसक्तेः, कृष्ण प्रसक्तेः मूलोच्छेद दुर्वारः, मूलोच्छेद दुर्वारः इति अभिप्रेत्य परिहरति, इति अभिप्रेत्य परिहरति नैवम् इति। अर्थ देखिए भाई, तो सांख्य लोगों ने जो कहा कि हम प्रधान को सावयव मानते इत्यादि सब करके, तो उनका उत्तर दे रहे सिद्धांती। वैसे तो उनके प्रधान आदि का सबका खंडन नहीं है, बोल रहे क्या
कि साम्यावस्था गुणानाम विकार, 3 गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान बोलते हो तुम, किंतु वो साम्यावस्था है क्या चीज? 3 गुणों की साम्यावस्था ये क्या चीज है? जो गुण तुमने माना है सांख्यों ने, उन गुणों का विकार है क्या साम्यावस्था, जिसको तुम प्रधान बोलते हो? विकार मतलब कार्य। और यदि 3 गुणों का विकार है, साम्यावस्था कार्य ऐसा मानोगे, तो वह 3 गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जगत के प्रति कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो स्वयं ही क्या है? कार्य है। वही कह रहे कि साम्यावस्था गुणानाम विकार समुदाय वा, गुणों का विकार है या समुदाय है? गुणों का समुदाय है। साम्यावस्था क्या चीज है? गुणों का विकार है मतलब कार्य है, या गुणों का समुदाय है? 2 विकल्प। आद्य प्रथम विकल्प यदि मानते सांख्याचार्य लोग कि गुणों का विकार है, तब क्या होगा? आद्य तस्या न मूल प्रकृतित्व, उस साम्यावस्था को मूल प्रकृति नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं विकार है, तो मूल कहां से रहेगा वो? ये बात। तस्या न मूल प्रकृतित्व, क्यों? विकारत्व। अच्छा, द्वितीय विकल्प यदि मानते हैं क्या कि प्रधान मतलब 3 गुणों की साम्यावस्था, और वो साम्यावस्था है क्या चीज? समुदाय है। समुदाय को ही हम प्रधान कहते हैं, और वो जगत के लिए कारण है। तब बोल रहे कि दूसरा विकल्प मानने पर भी वह साम्यावस्था जगत के प्रति कारण नहीं मान पाओगे। वही कह रहे द्वितीय प्रपंचाभाव समुदायस्य, समुदायस्य प्रपंचाभाव, अर्थात प्रपंच का अभाव ही सिद्ध होगा समुदाय में, अर्थात समुदाय प्रपंच के लिए कारण नहीं बन पाएगा। क्यों? समुदाय अवस्तुत्वेन, नहीं क्या है, हाँ, अवस्तुत्वेन समुदायस्य अवस्तुत्वेन, ऐसा है। द्वितीय विकल्प क्या? द्वितीय प्रपंचाभाव, अर्धविराम। द्वितीय मतलब दूसरा विकल्प यदि मानोगे, दूसरा विकल्प क्या था? समुदाय, 3 गुणों का समुदाय ही प्रधान है, ऐसा द्वितीय विकल्प, उसको मानेंगे तो प्रपंचाभाव, प्रपंच की सिद्धि नहीं होगी। कैसे? समुदायस्य अवस्तुत्वेन मूलाभाव, समुदाय कोई वास्तविक चीज थोड़ी है। समुदाय का मतलब होता है 2-4 एकत्र आ गए, समुदाय होगा, पुनः बिछड़ गए, तो वो कोई वास्तविक वस्तु थोड़ी होती है कारण बने। तो वही करे समुदायस्य अवस्तुत्वेन मूलाभाव, तो मूल नहीं भाई, अतः जगत बनेगा नहीं उससे। अथ तब क्या कहना पड़ेगा भाई? तो 3 गुणों की साम्यावस्था प्रधान है ऐसा मानना उचित नहीं है, और 3 गुणों की साम्यावस्था ये प्रधान ये भी नहीं है। फिर क्या? तो जिस प्रधान को तुम मानते हो उस प्रधान को तुम सावयव नहीं कह सकते, निरवयव ही कहना पड़ेगा। और प्रधान को निरवयव कहोगे तो कृष्ण प्रसक्ति दोष आएगा। ये कृष्ण प्रसक्ति दोष न आवे इसलिए 3 गुणों का समुदाय प्रधान, वो सावयव प्रधान ऐसा मानोगे पुनः, तब भी वो जो गुण है एक एक, जैसे सत्व गुण है वो निरवयव है, उसका कौन अवयव बताओ? रजोगुण है वो निरवयव है, उसका कौन अवयव है बताओ? तमोगुण है वो भी स्वयं निरवयव है, उसका कौन अवयव बताओ? उसको तो कोई अवयव नहीं है, वो तो निरवयव है। और एक एक गुण का परिणाम आप जगत को मानते हैं, दूसरे गुणों की सहायता लेकर एक एक गुण का परिणाम मानते हैं, अर्थात निरवयव का परिणाम मान रहे हो। और निरवयव का परिणाम मानोगे तो कृष्ण प्रसक्ति दोष आएगा। और यदि निरवयव का परिणाम नहीं मानोगे तो उस गुणों को सावयव कहना पड़ेगा, एक एक गुण को भी सावयव अवयव वाला कहना पड़ेगा। और ऐसा कहोगे तो तुमको तुम्हारा जो निरवयव स्वीकार किया गया है उसका बाद हो जाएगा। ये सब बात पंक्ति देखिए। अथ निरवयवाः गुणाः एव, निरवयव ऐसे गुण ही विविध परिणामानां प्रकृति, नाना प्रकार के परिणाम के लिए प्रकृति है गुण, और वो कैसे? निरवयव इति चेत, ऐसे यदि सांख्याचार्य लोग मानेंगे तो तर्हि कृष्ण प्रसक्ते है, तब गुण को निरवयव माना ना और उसका परिणाम जगत माना, तो वो निरवयव गुण का यदि परिणाम जगत है तो समस्त गुण का परिणाम होगा, पुनः कृष्ण प्रसक्ति दोष जीव का त्यों बना रहेगा। वही करे तरी कृष्ण प्रसक्ते, और कृष्ण प्रसक्ति मानेंगे तो मूलोच्छेद, मूल में कुछ बचेगा नहीं, मूलोच्छेद दुर्वार, मूल का अभाव हो जाएगा।
ये तो दुर्वार है, उसका वारण कहीं नहीं कर पाएगा सांख्य। इति अभिप्रेत्य परिहरति, ये सब बात मन में रखकर परिहार कर रहे हैं। ठीक है, इस पंक्ति से न एवं जातीय के न इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, अर्थात उसके पूर्व पंक्ति में प्रधान को सावयव माना, थोड़ी देर के लिए सावयव मानकर भी प्रधान उसका परिहार कर रहे वेदांती। पंक्ति देखिए, न एवं जातीय के न सावयवत्वेन प्रकृत दोष परिहर्तुम पार्यते। एवं जातीय के न सावयवत्वेन, इस प्रकार प्रधान को सावयव मानने से भी प्रकृत दोष, प्रकृत प्रसंग में जो दोष दिया गया है उसका परिहर्तुम न पार्यते, परिहार नहीं कर सकते। क्यों परिहार नहीं कर सकते भाई, क्या कारण? वो दे रहे आगे के पंक्ति में, यतः, क्योंकि यतो ही सत्वरज तमसाम अपि एकैकस्य समानम निरवयवत्वम। ठीक है, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए, यतः सत्वरजस्तमसाम अपि एकैकस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, निरवयवत्वम पीछे, समानम। सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण है, उनमें एक एक गुण को भी, गुण का विचार करेंगे तो वो कैसा है? निरवयव है, अवयव रहित है। सत्वगुण, उसके कोई अवयव कुछ नहीं, निरवयव। रजोगुण निरवयव, तमोगुण निरवयव, यह है। और वो गुण यदि निरवयव है तो उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत, तब तो उस गुणों की प्रसक्ति क्या, कृष्ण प्रसक्ति माननी पड़ेगी, वो दोष तो रहेगा ही। वो कह रहे उसके पहले ये जो आया है ना अंतिम में, निरवयवत्वम समानम, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। समुदायस्य सावयवत्वे अपि, समुदायस्य सावयवत्वे अपि प्रत्येकं सत्वादीनां, प्रत्येकं सत्वादीनां निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् तेषां च परिणाम स्वीकारात्, तेषां च परिणाम स्वीकारात् कृत्स्न परिणामे, कृत्स्न परिणामे मूलोच्चित्ति, मूलोच्चित्ति अर्धविराम। एकदेश परिणामे, एकदेश परिणामे सावयवत्वम पूर्णविराम। अतः दोषद्वयम्, दोषद्वयम् प्रधानवादे दुर्वारम्, प्रधानवादे दुर्वारम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो समुदायस्य सावयवत्वे भी, ठीक है, समुदाय को हम सावयव मान लेंगे, तीनों गुणों के साम्य अवस्था, तो भी प्रत्येकम सत्वादि नाम निरवयवत्वम, एक एक सत्व गुण कैसा है? सत्वादि गुण निरवयव है। और तेषां च परिणाम स्वीकारात, और उनका परिणाम स्वीकार किया है जगत के रूप में। तेषां च परिणाम स्वीकारात, फिर वही दोष पुनः आएगा कृत्स्न परिणाम है, कृत्स्न परिणाम मानना पड़ेगा, क्योंकि निरवयव गुणों का परिणाम जगत है, तो कृष्ण परिणाम मानना पड़ेगा। और वैसा मानेंगे तो मूलोच्छित्ति, मूल का अभाव हो जाएगा। अच्छा, एक देश का परिणाम मानेंगे तो उन गुणों को भी सावयव कहना पड़ेगा एक एक को, तो एक देश परिणाम है सावयवत्वम। अतः दोषद्वयम् प्रधानवादे दुर्वारम्, अतः ये दो दोष प्रधान कारणवाद में आ रहे हैं कि जिनका निराकरण, वारण सांख्याचार्य लोग नहीं कर सकते, दुर्वारम। ये बात आइए भाष्य में, यतः सत्वरजतमसामपि एकैकस्य निरवयवत्वं समानम। ठीक है,
आगे एकैकम एव च इतर द्वयानुगृहीतम सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानम इति। ठीक है, ये जो पंक्ति है एकैकम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, संभूय संभूय सत्वादीनां परिणाम परिहारात् सत्वादीनां परिणाम परिहारात् न दोषद्वयम् इति आशंक्य आह एकैक इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ एकैक इति हुआ पूर्ण विराम, कौंस में थोड़ा एक वाक्य और लिखे आगे, समुदायस्य एव परिणामित्वे समुदायस्य एव परिणामित्वे कार्यवैषम्य असिद्धिः इति भावः। कार्यवैषम्य असिद्धिः इति भावः। ठीक, पूर्ण विराम कौंस बंद। देखो भाई, तो क्या बताया, संभूय सत्वादि नाम परिणाम परिग्रह। संभूय मतलब मिलकर, सत्वादि मिलकर उनका परिणाम होता है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो परिणाम परिग्रह स्वीकार करते हैं तो न दोषद्वयम्, क्योंकि संभूय मिलकर सावयव का परिणाम माना तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा, ये बात। और कुछ अंश का परिणाम होता है, कुछ अंश बचता है, ये भी रह जाता है, ये भी सिद्ध हो जाता है, अतः दोष नहीं आएंगे। ऐसा यदि कोई बोलता है तो बोल रहे नहीं, संभूय मिलकर, सब तीनों गुण मिलकर परिणाम नहीं बोल सकते। यदि तीनों गुणों को मिलकर जगत के रूप में परिणाम होता है तो कार्य में विषमता नहीं आएगी, जबकि कार्य में विषमता है, अतः संभूय मिलकर परिणाम नहीं कह सकते। फिर क्या कहना पड़ेगा, एक एक गुण दूसरे गुणों की सहायता लेकर परिणाम को प्राप्त हो रहा है, ये कहना पड़ेगा। वही कह रहे भाष्य पंक्ति में, एकम एकैकम एव, एक एक गुण, एकैकम एव च इतर द्वय अनुगृहीतम। इतर द्वय जैसे सत्वगुण लिया, इतर दो दूसरे कौन हो गए, फिर रजतम, इतर द्वय अनुगृहीतम, अनुगृहीतम का अर्थ लिखिए सहकृतम, सहकृत, इतर दो की सहायता लेकर। ठीक, देखो भाई, एकैकम एव च इतर द्वय अनुगृहीतम सजातीयस्य प्रपंचस्य उपादानम। सजातीय अपने समान प्रपंच को उत्पन्न कर देता है, उस प्रपंच के प्रति उपादान कारण बन जाता है वह एक एक गुण। और वो गुण कैसे एक एक निरवय है, और यदि गुण निरवय है और वो यदि प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है तो कृष्ण प्रसक्ति दोष वैसे ही आएगा पुनः। और यदि एक अंश का परिणाम होता है, गुण के एक एक अंश का परिणाम होता है, एक अंश का नहीं, ऐसा मानेंगे सावयव मानना पड़ेगा। और सावयव मानेंगे तो गुणों को तुमने निरवय कहा है, उसके साथ विरोध आएगा। दूसरी बात, सावयव मानने से अनित्यत्व दोष भी आएगा, जबकि तुमने गुणों को और प्रधान को नित्य माना है। ये सब दोष सांख्य मत पर भी आ रहे हैं। ठीक, आगे चलिए, इति आगे, समानत्वात् स्वपक्ष दोष प्रसंगस्य। मिल गया जी। तो ये जो है ना, समानत्वात् स्वपक्ष दोषस्य, स्वपक्ष दोषस्य समानत्वात्, समानत्वात् इत्यादि पंक्ति के पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं, एवं प्रधानवादे एवं प्रधानवादे कृष्ण प्रसक्त्यादि दोष साम्यात्, कृष्ण प्रसक्त्यादि दोष साम्यात् न तेन ब्रह्मवादिनी
ब्रह्मवादिनी तत् उद्भावनीयम इति उपसंहरति समानत्वात् इति। समानत्वात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार से प्रधानवाद में कृष्ण प्रसंग इत्यादि दोष आते हैं, तो साम्य दोष साम्यात् न तेन, ऐसा होने से तुम्हारे मत में भी वैसे दोष आते हैं, इसलिए न तेन ब्रह्मवादिनी तद उद्भावनीयम, तद दोष, ब्रह्म कारणवाद में उन दोषों का उद्भावन नहीं करना चाहिए। इति उपसंहरति, ठीक है, उपसंहार कर रहे समानत्वात् इत्यादि पंक्ति से, तो वही करे समानत्वात् स्वपक्ष दोषस्य, दोनों पक्ष में दोष समान है, अतः हमारे मत में दोष मत दो, ये बोल दिया। आगे चलिए, तर्का प्रतिष्ठानात् सावयवत्वम एव इति चेत, ये जो पंक्ति है तर्क इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, तो तर्क यहां से लेकर इति चेत तक आक्षेप ग्रंथ है। और कौन बात बोल रहा है अपपूर्व पक्षी, आक्षेप करने वाला, इस पंक्ति से? तो इस बात को समझने के लिए तर्क इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा अवतरण। तर्का प्रतिष्ठान न्यायेन, तर्क अप्रतिष्ठान न्यायेन निरवयवत्व आपादक तर्कस्य, निरवयवत्व आपादक तर्कस्य अप्रतिष्ठानात्, अप्रतिष्ठानात् प्रधानस्य गुणानां वा सावयवत्वम एव, सावयवत्वम एव इति शंकते, इति शंकते तर्क इति। अर्थ देखो भाई, तो तर्क अप्रतिष्ठान न्याय न, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, अर्थात तर्क से कोई चीज निश्चित रूप से सिद्ध नहीं की जाती है, क्योंकि तर्क से कोई किसी चीज को सिद्ध करेगा तो हो सकता है उससे बड़ा विद्वान आकर उसका खंडन कर देता है। इसलिए कह दिया तर्क अप्रतिष्ठान न्याय से, क्या जी, निरवयवत्व आपादक तर्कस्य, प्रधान में या गुणों में निरवयवत्व को बताने वाले है जो तर्क सिद्धांत तुमने दिए कि प्रधान निरवयव है, वो गुण भी निरवयव है, इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या दिए? तर्क दिए। किंतु उस निरवयवत्व को संपादन करने वाले तर्क, उनकी भी तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अतः हम कहते हैं प्रधान चाहे गुण ये सब निरवयव नहीं है, अपितु सावयव है। तुम कहते वो निरवयव है, हम कहते सावयव है, क्योंकि तुम तर्क से सिद्ध करोगे निरवयव है, और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। अतः हमारा कहना है कि हम उनको सावयव ही मानते हैं, प्रधान को भी और गुणों को भी, तब तो हमारे मत में दोष नहीं आएंगे, ऐसा सांख्याचार्यों का अभिप्राय। तो वही आक्षेप कर रहा है तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा न होने से तुम लोग तर्क के द्वारा प्रधान या गुणों को निरवयवत्व सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तो कहेंगे सावयव है, वही करें तर्क अप्रतिष्ठानात् सावयवत्वम एव, सावयव ही मानेंगे प्रधान को चाहे गुणों को। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो, और दूसरा दोष दिखा रहे फिर सिद्धांती, क्या? तो कर एवं अपि अनित्यत्वादि दोष प्रसंग, तो एवं अपि इसके ऊपर लिखिए समाधान। ठीक, मतलब
हे पूर्व पक्षी सांख्यवादी, तुम लोग भले सावयव भी मान लोगे गुणों को चाहे प्रधान को, तो ठीक है, कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा, किंतु कोई दोष नहीं आएगा ये बात थोड़ी है, दोष तो आएगा ही। तो कौन दोष आएगा फिर? अनित्य तो दोष आएगा, क्योंकि जो सावयव होता है वो अनित्य होता है, और तुम प्रधान को और गुणों को सावयव मानोगे तो अनित्य सिद्ध होगा, और तुम्हारा कहना है प्रधान नित्य है, तुम्हारा बात का तुमसे ही खंडन हो जाएगा। ये कह रहे एवं अपि अनित्यत्वादि दोष प्रसंग हो गया जी। तो यहाँ तक प्रधान कारणवादी के मत पर भी वैसे ही दोष आते हैं, इन बातों को दिखाया। ठीक है, अब कोई वही कहेगा प्रधान कारणवादी कि हम प्रधान आदि को सावयव मानते हो, किंतु गुणों को लेकर सावयव नहीं मानेंगे, उसमें कुछ शक्तियां हैं उनको लेकर सावयव मानेंगे, तब अनित्य तो दोष नहीं आएगा। ऐसा यदि कहना चाहेंगे प्रधान कारणवादी तो उनका भी निराकरण करना है। तो देखो, अथ शक्तय एव कार्य वैचित्र्य सूचिता अवयवाः इति अभिप्राय, ऐसा यदि बोलते हैं कौन? सांख्यवादी। तो ये जो पंक्ति है ना अथ इत्यादि, उस अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु घटादीनां यादृशं सावयवत्वं द्रव्यावयवत्वेन अर्धविराम तादृशं न इष्यते। तादृशं न इष्यते अर्धविराम येन अनित्यत्वं प्रसज्येत। येन अनित्यत्वं प्रसज्येत अर्धविराम प्रकारांतरेण तो अनेक धर्मवत्तया सावयवत्वम् इति आशंकते अथ इति आशंकते अथ। ठीक है, देखो भाई, तो सावयव मानोगे तो अनित्य तो दोष आएगा, ऐसा अभी पूर्व वाक्य में बताया। इस पर सांख्य बोलेगा कि ननु घटादीनां यादृशं सावयवत्वं द्रव्यावयवत्वेन, घटादि सावयव है, उनका अवयव द्रव्य है, कपाल आदि द्रव्य अवयव वाला घटाधिक है, इसलिए सावयव है। तो इस प्रकार का सावयवत्व हम नहीं मानते हैं प्रधान आदि में, जिससे अनित्यत्व दोष आ जाए। फिर किस प्रकार का सावयवत्व मानते हो तुम? बता रहे। तो घटादीनां यादृशं सावयवत्वं द्रव्यावयवत्वेन तादृशं न इष्यते येन अनित्यत्वं प्रसज्येत, जिससे कि अनित्यता आ जाएगी प्रधान आदि में। फिर कैसा सावयवत्व मानते हो? तो प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से। कैसे? प्रकारांतरेण तो अनेक धर्मवत्तया, अनेक धर्म उसमें है प्रधान में, अनेक शक्तियां उसमें है, उसको लेकर हम सावयव कहेंगे। अतः अनित्य तो दोष भी नहीं आएगा और सावयवत्व सिद्ध भी हो जाएगा, और कृष्ण प्रसक्ति दोष भी नहीं आएगा। इस प्रकार यदि बोलना चाहेंगे प्रधान कारणवादी, तब आगे कह रहे, फिर पहले अथ देखिए, सावयवत्वम इति आशंकते, उनकी शंका अथ इत्यादि से। अथ शक्तयः एव कार्य वैचित्र्य सूचिता अवयवाः इति अभिप्रायः। थोड़ा सा अन्वय। अथ कार्य वैचित्र्य सूचिता, पीछे शक्तयः एव, आगे अवयवाः इति अभिप्रायः। कि सांख्याचार्य बोलेंगे भाई कि उस प्रधान अवयव वाला है, इसका मतलब उसके कोई द्रव्यादि अवयव है, यह हम नहीं कहना चाहते कि जिससे अनित्यता आ जाए।
फिर सावयव वो किस बात को लेकर, तब करे कार्य वैचित्र्य सूचिता, उस प्रधान का कार्य जो जगत उसमें विचित्रता है, नाना प्रकारता है, और उससे मालूम पड़ता है कि कार्य में यदि विचित्रता है तो जरूर इस विचित्र कार्य को उत्पन्न करने वाला जो प्रधान उसमें भी बहुत सारी शक्तियां होगी, और जो बहुत सारी शक्तियां हैं प्रधान में वही उसके अवयव है। अतः प्रधान सावयव भी हो गया, और सावयव मानने पर भी अनित्य तो दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सावयव कहना थोड़ा अलग प्रकार से है, और कृष्ण प्रसक्ति दोष भी नहीं आएगा। ऐसा यदि बोलना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी प्रधान कारणवादी, तो कार्य वैचित्र्य सूचिता, कार्य के विचित्रता से सूचित अनुमित शक्तयः, बहुत सारी शक्तियां ही अवयवाः इति अभिप्राय। ऐसा यदि बोलता है सांख्याचार्य, तब उत्तर दे रहे सिद्धांति उसको, ताहा तू ब्रह्मवादिना अपि अविशिष्टा, वो तो हमारे मत में भी वैसा ही है, फिर दोष हमारे मत में भी कहाँ है ये कहना। ये जो पंक्ति है ना ताहा इत्यादि, तो ताहा के पूर्व में एक वाक्य, ब्रह्मणः अपि कार्य वैचित्र्य सूचित, कार्य वैचित्र्य सूचित विचित्र शक्ति रूप, विचित्र शक्ति रूप अवयव उपगमात, अवयोपगमात उक्त दोष समाधि, उक्त दोष समाधि इति आह ताहा इति। अर्थ देखिए भाई, तो ब्रह्मण अपि, ब्रह्म में भी कार्य वैचित्र्य सूचित, ब्रह्म का कार्य जगत, उस जगत में विचित्रता है, और उस वैचित्र्य को लेकर उससे सूचित अनुमित है बहुत सारी शक्तियां ब्रह्म में भी। तो सूचित विचित्र शक्ति रूप, विचित्र शक्ति वाली माया है कि विचित्र शक्ति रूप, और वही उसके अवयव, विचित्र शक्ति रूप अवयव उपगमात, विचित्र शक्ति रूपी अवयव हम भी तो मानेंगे, फिर मानते हैं, अतः हमारे मत में भी दोष नहीं है। वेदांती बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मत में तुमने अलग प्रकार से अवयव मानकर दोषों का निराकरण कर लिया, वैसे हमारे मत में भी तो उस ब्रह्म के आश्रय रहने वाली माया शक्ति, उसमें अनेक शक्तियां हैं, अनेक प्रकार का कार्य उत्पन्न करने की शक्तियां हैं, अतः उस माया को लेकर हम मानेंगे सावयव, तब तो कृष्ण प्रसक्ति दोष भी नहीं आएगा। और माया शक्ति को मानकर कल्पित कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो ब्रह्म में निरवयवत्व, जो शुद्ध ब्रह्म है वास्तविक वो निरवयव है, उसमें भी कोई बात नहीं आएगा, तो हमारे मत में भी फिर कोई दोष नहीं आता है, दोष का निराकरण हो जाता है। ये बोल रहे वेदांती। पंक्ति देखिए, ताहा शक्तयः तू ब्रह्मवादिन अपि अविशिष्टा, अविशिष्टा का मतलब होता है समाना, हमारे मत में भी तो क्या अविशिष्ट है, समान है, लग गया जी। तो हमारे मत में भी इसका मतलब कोई दोष नहीं है, तो दोषों का निराकरण हो गया। ता तु ब्रह्मवादिन अपि अविशिष्टाः इति, लग गया, ये हो गया भाई। तो प्रधान कारणवाद के मत में भी समान दोष दिखाए, और हमारे मत में, वेदांत मत में जो दोष दिए वही दोष हमारे प्रधान कारणवादी के मत में भी आते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक। अब अनुवादी के मत में भी उसी प्रकार के दोष आते हैं, इस बात को बताना है। फिर बाद में बताएंगे कि तीनों पक्ष में समान दोष है तो कौन समान है, तब कहेंगे कि सांख्य मानना उचित नहीं है, सांख्य का सिद्धांत, अनुवादी का भी मत बराबर नहीं, अनुवाद भी बराबर नहीं है, क्योंकि उनके मत में जो दोष आते उनका निराकरण वो नहीं कर पाते, और हमारे मत में जो उन्होंने दोष दिया उन दोषों का निराकरण हमने तो कर दिया। अतः ब्रह्म कारणवाद ही सही है, अतः ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध भी नहीं है, इस बात को बताएंगे। अनुवादी में कैसे दोष आते वो सब बात बताएंगे, तथा इत्यादि पंक्ति से उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।